Right, you're watching Inside Story on Lemon News. My name is राजीव के बजाज। जी हाँ, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। और आज हमारे साथ होंगे हमारे बहुत ही पुराने मित्र, हिंदुस्तान के बड़े वरिष्ठ राजनीतिज्ञों में से एक, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, महाराष्ट्र से राज्यसभा के मेंबर और न जाने कितनी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके जनाब तारिक अनवर साहब, वो हमारे साथ होंगे। बट वील गो टू हिम आफ्टर द हेडलाइंस। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस फर्स्ट। बराक ओबामा ने नोबेल पुरस्कार जीतने पर कैलाश सत्यार्थी मलाला को दी बधाई। पीएम ने शुरू की सांसद आदर्श ग्राम योजना, कार्यक्रम में नहीं आया शिवसेना का कोई एमपी। दो दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारत की 4 चौकियों पर फायरिंग। हुदहुद की दहशत हिंदुस्तान के समुद्री इलाकों में फैली, विशाखापट्टनम के पास पहुंचा हुदहुद, तेज बारिश की आशंका। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 72वां जन्मदिन। 1942 में आज ही के दिन इलाहाबाद में बिग बी का हुआ था जन्म। राइट, एज आई सेड एट द मोमेंट विद अस मिस्टर तारिक अनवर। और एक बार फिर आपको बता दें, जहां तक तारिक अनवर जी का प्रश्न है, मुझसे जरा गलती हुई, अब राज्यसभा के मेंबर नहीं हैं। इस नरेंद्र मोदी की तथाकथित आंधी में भी कटिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आने वाले तारिक अनवर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। तारिक अनवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर मीटिंग यू। तारिक अनवर साहब, आप ये बताएं, अभी हम महाराष्ट्र में हैं, मुंबई में हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, चलिए ये तो बात हो गई कि भाई कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच में युति जो है वो टूट गई, वगैरह 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 वगैरह। अभी जब शो शुरू होने के पहले हम लोग बात कर रहे थे, छगन भुजबल जी ने हम लोगों को इंटरव्यू दिया और उसके दौरान ये कहा कि आप इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि लोगों की डिमांड पर अगर ऐसी स्थिति बनती है कि मान लीजिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की मेजॉरिटी आती है, तो हो सकता है कि माननीय शरद पवार जी खुद मुख्यमंत्री बने महाराष्ट्र के। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? तारिक अनवर जी बताएं। देखिए, ऐसा है कि 3 बार वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं महाराष्ट्र के जी, और मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अच्छा काम भी किया है जी। और छगन भुजबल जी का कहना सही है कि उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो कहीं किसी और नेता से ज़्यादा है जी, क्योंकि वो एक तरह से संस्थापक भी हैं इस पार्टी के और उनका जो एक लंबा करियर रहा है जी, और महाराष्ट्र में जो उनका योगदान रहा है उससे लोग अच्छी तरह भली भांति उससे परिचित है। तो ये अगर वो उन पर निर्भर करता है कि वो इस बात का फैसला करें कि फिर से दोबारा वो एक बार मुख्यमंत्री बनकर महाराष्ट्र लौटना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे जी। जैसे उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले अपना जो एक स्टैंड लिया था उन्होंने कि अब हम एक्टिव पॉलिटिक्स से आहिस्ते आहिस्ते अलग होना चाहते हैं जी, और हम संगठन में समय देना चाहते हैं, पार्टी के लिए काम करना चाहते हैं। सरकार में बहुत रह चुके, 40 साल का उनका करियर रहा, तो इसलिए उनकी ये एक मंशा थी। लेकिन ये बात सही है कि पार्टी के अंदर अगर दबाव बनेगा, लोग उनको चाहते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन सब कुछ निर्भर करेगा कि वो खुद इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन तारिक अनवर जी, जहाँ तक शरद पवार की जीवनी का प्रश्न है, आज की तारीख में शरद पवार जी पब्लिक लाइफ में हैं, पिछले 45 साल से 46 साल से पब्लिक लाइफ में हैं और 40 साल से अलग अलग गवर्नमेंट पोस्ट पर रहे हैं। He was the youngest minister ever in the history of Maharashtra. महाराष्ट्र के इतिहास में सबसे युवा मंत्री शरद पवार रहे,
सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री शरद पवार रहे। और यह भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र के प्रशासन पर अगर किसी की पकड़ बहुत अच्छी थी या सबसे अच्छी थी, वो शरद पवार की थी। यह भी कहा जाता है कि महाराष्ट्र में अगर सबसे ज्यादा प्रगति हुई है, डेवलपमेंट हुई है, वो तभी हुई है जब शरद पवार मुख्यमंत्री रहे हैं। और आज की तारीख में शरद पवार के कद का नेता अगर मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनता है तो उसके आसपास जितने लोग हैं उनके कहीं आसपास नहीं हैं। भले वो भारतीय जनता पार्टी के नितिन गडकरी हों, एकनाथ खड़से हों, जनाब देवेंद्र फडणवीस हों, उद्धव ठाकरे हों शिवसेना के, या राज ठाकरे हों, या कोई भी हों, कांग्रेस के पृथ्वीराज चौहान हों, शरद पवार के सामने कोई स्टैंड नहीं करता है। मेरा यह कहना है तारिक अनवर जी, अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। आज की तारीख में आपको लगता नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए यह तुरुप का इक्का होगा, यह ट्रंप कार्ड होगा अगर आप शरद पवार जी को बतौर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में लोगों के सामने पेश करें? बताएं। नहीं, हम आपकी बात से पूरी तरह सहमत हैं कि अगर ये जो अंतिम दौर चल रहा है चुनाव का, इस समय भी अगर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ये फैसला ले ले और शरद पवार जी अपनी सहमति दे दें कि वो महाराष्ट्र की जिम्मेदारी को संभालने के लिए तैयार हैं, तो चुनाव का रुख बदल सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से उनको इस बात को फैसला लेना पड़ेगा। पार्टी तो उनके पीछे खड़ी है, पार्टी के लोग खड़े हैं, हम सब उनके पीछे हैं। और महाराष्ट्र के जैसा आपने कहा कि जो उनका महाराष्ट्र के विकास में, महाराष्ट्र की तरक्की में, प्रशासन में जो उनकी पकड़ थी, वो सारी बातें सही हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि वो फिर एक बार मुख्यमंत्री बन के महाराष्ट्र की राजनीति में आना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे, ये तो इस सवाल का जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन तारिक अनवर जी, क्या उनके पास ये चॉइस है? मैं आपसे जानना चाहता हूं। आखिरकार उन्होंने अपने जीवन को न्योछावर किया है, डेडिकेट किया है भारत के लोगों के लिए और स्पेशली महाराष्ट्र के लोगों के लिए। अगर आज की तारीख में महाराष्ट्र की यह जरूरत है कि शरद पवार जी एक बार फिर मुख्यमंत्री बने, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, अगर नहीं रोकना है तो फिर चलिए उसके बारे में वी विल टॉक अबाउट इट इन जस्ट अ मिनट, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की खुद की ये साजिश हो कि भाई भारतीय जनता पार्टी आ जाए और आप लोग सेंटर में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल जाएं नई सरकार में, क्योंकि शिवसेना हट गई है, उसकी वो जगह आप ले लें। कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। लेकिन यहाँ पर जहाँ तक शरद पवार जी का प्रश्न है, आपके नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, क्या उनका भी दायित्व नहीं बनता कि पार्टी की मांग है, पार्टी की मांग ही नहीं है, पार्टी की रिक्वायरमेंट है? इस विषय में आप क्या कहेंगे? नहीं, आपका कहना सही है कि उनका व्यक्तित्व बहुत ऊंचा है और उनके मुकाबले में जितने भी पार्टी के, हर पार्टी के जितने भी नेता हैं, जो सो कॉल्ड जिसको कहा जाए कि मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, वो उनके सामने बौने हैं जी। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये एक बहुत ही कठिन फैसला करना है और ये फैसला शरद पवार जी को करना होगा। पार्टी के जो भी कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो सारे उनके पीछे, उनमें से एक आप भी हैं। बिल्कुल, हम भी हैं और हम भी चाहेंगे। लेकिन अब कभी कभी आदमी एक किसी स्टेज पर पहुंच जाता है, उस स्तर पर पहुंच जाता है कि वहाँ से फिर वापसी ज़रा कठिन मुश्किल होता है। सवाल इस बात का भी है। इसके बावजूद कि आज स्टेट लेकिन वो आपने जो ये एक बात का मैं पूरी तरह खंडन करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी वाली जो बात है, जी बताएं। कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा कोई राजनीतिक संबंध होगा, ये सवाल ही नहीं उठता है। क्योंकि 1999 में जब हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी और हम पहली बार चुनाव में गए थे, तो उस समय भी इसी तरह की बातें कही जा रही थी कि चुनाव के बाद हम लोग भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में शामिल हो जाएंगे। लेकिन हम लोगों को जब सरकार बनाने की नौबत आई तो हम लोगों ने प्राथमिकता दी कांग्रेस को, उस कांग्रेस को जिस कांग्रेस से हम सब निष्कासित किए गए थे। तो ऐसी इसलिए कि वैचारिक रूप से हम कांग्रेस के नज़दीक थे, हम उनके साथ गए। भारतीय जनता पार्टी से हमारा बुनियादी मतभेद है और हम किसी भी कीमत पर धर्मनिरपेक्षता से, सेकुलरिज्म से, जमहूरियत से हम कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन आज की तारीख में तारिक अनवर जी, आप ये बताएं, जितने भी सर्वेक्षण आ रहे हैं अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग ओपिनियन पोल सर्वेस करने वाली एजेंसियों के, हर कोई यही दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत शायद खुद ही मिल रहा है या उसके आसपास सीट्स मिल रही हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न है,
आपकी हालत बहुत ही खराब दिखाई जा रही है, यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत खराब है, कांग्रेस की हालत भी खराब है, लेकिन आप जितनी खराब नहीं है। कुछ कहेंगे आप इसके बारे में? इसके बारे में इतना ही कहेंगे कि सर्वे रिपोर्ट क्या कहता है हम उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि कई सर्वे रिपोर्ट आई है और उस एक सर्वे रिपोर्ट की दूसरे सर्वे रिपोर्ट से बहुत अंतर है, काफ़ी फ़र्क है। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हालत अच्छी होती तो शायद प्रधानमंत्री सब काम छोड़कर यहाँ महाराष्ट्र और हरियाणा में पूरा समय नहीं लगाते, जबकि देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनका पूरा समय, पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने विधानसभा के चुनाव में इतना समय दिया। नहीं, पहली बार हुआ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। ऐसा कभी मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो कोई 30 साल हो गए जर्नलिज्म में, तो मुझे याद नहीं है। उससे पहले जो उपचुनाव हुए, चाहे वो उत्तराखंड के हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हो, बिहार के हो, सभी जगह जो यहाँ तक के राजस्थान और गुजरात में भी जो आए, उस परिणाम को अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का जो लोकसभा के समय एक माहौल था या उनका वेव था, उसमें बहुत अंतर आया। और मैं भी इस चुनावी अभियान में घूम रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ और हर तरह के लोगों से संपर्क कर रहा हूँ, तो मुझे भी ये महसूस हो रहा है कि वो हवा जो लोकसभा में थी, जो आंधी थी नरेंद्र मोदी की, जो कि उस वक्त लोगों के सामने एक ही विकल्प दिखाई पड़ा और वो था भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का, इसलिए लोगों ने भरपूर समर्थन दिया। यहाँ 5 कॉर्नर कंटेस्ट होने जा रहा है, अलग अलग पार्टियां हैं, अलग अलग क्षेत्र में उनका प्रभाव है, तो ये कहना कि एक पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल जाएगा और भी भारतीय जनता पार्टी को, तो मुझे इस डाउट लगता है, क्योंकि पिछले 4 महीना जब होने को हैं तो 4 महीने का जो परफॉर्मेंस रहा है केंद्र सरकार का और नरेंद्र मोदी सरकार का, वो संतोषजनक नहीं रहा है और जिसका सबसे बड़ा परिणाम उपचुनाव था। लेकिन यहाँ पर ये हम ज़रूर बात करेंगे सिर्फ 1 मिनट के बाद कि आखिरकार नरेंद्र मोदी सरकार की जो परफॉर्मेंस है वो संतोषजनक क्यों नहीं है। तारिक अनवर साहब के मुताबिक आखिरकार क्या ऐसी गलतियां करी हैं नरेंद्र मोदी ने, या नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एनडीए ने क्या वादा किया था और क्या डिलीवर किया, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बार शरद पवार जी की ओर एक बार फिर और नजर डाल लें। आई वुड लाइक टू शो यू दैट स्मॉल एक्सर्प्ट, दैट 1 मिनट का जो एक्सर्प्ट है छगन भुजबल जी के इंटरव्यू का, जिसमें छगन भुजबल जी ने साफ तौर पे ये उम्मीद जताई है, उम्मीद ही नहीं जताई है बल्कि एक कन्विक्शन जताया है आप सब लोगों के सामने, और आप सबके भी तो जितने ईमेल हमको आए हैं सभी लोगों ने यही कहा है कि शरद पवार जी को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए महाराष्ट्र का, जहां पर छगन भुजबल जी ने साफ तौर से कहा है कि शरद पवार ही मुख्यमंत्री होंगे महाराष्ट्र के, ऐसा साफ तौर पर छगन भुजबल ने कहा है। लेट्स टेक अ लुक। लेकिन शरद पवार जी मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे? क्यों, हो भी सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते हैं। हमारे जो हम अंदर बैठते हैं तो कई सारे लोग कहते हैं हमारे में कि पवार साहब कि अब ये समय है, ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि वो वहाँ से यहाँ क्यों आए, मगर बंगाल में भी तो जो है ज्योति बसु साहब कितने साल से मुख्यमंत्री रहे, यहाँ भी करुणानिधि बार बार बनते ही हैं, तो ऐसी बात नहीं है कि पवार साहब नहीं बन सकते हैं। हम तो लोग कहते हैं कि ये सारा जो है थोड़ा सा जो गड़बड़ हो रहा है उसको संभालने के लिए पवार साहब आप खुद जो है बागडोर हाथ में ले ले। ये हम बार बार हमने कई सारे नेताओं को कहते हैं, हालांकि वो जो है वो कतराते, उनको मंजूर नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि अगर समझो बात आई नेतृत्व करने की तो ये हो नहीं सकता, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा अच्छी बात महाराष्ट्र के लिए कोई नहीं हो सकती। बिल्कुल, अगर शरद पवार जी खुद बागडोर संभालें सरकार की और शरद पवार जी खुद मुख्यमंत्री बने, मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छी बात वही होगी। हम तो कोशिश बिल्कुल वही करेंगे। तो उसकी अनाउंसमेंट क्यों नहीं कर देते आधिकारिक तौर पर? अब वो खुद जो है इस बात के लिए राजी नहीं है, भले वो राजी, हालांकि बहुत सारे लोगों ने मीटिंग में भी कहा कि बस आप आगे चलो, वो जो है उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि अगर क्योंकि अगर शरद पवार जी आज मुख्यमंत्री बनते हैं तो फिर उसके आगे तो कुछ है ही नहीं। मतलब अगर आप, चलिए शरद पवार जी के नेतृत्व में आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अगर आज ये बात आ जाए कि हमारे मुख्यमंत्री शरद पवार जी होंगे,
तो इलेक्शन तो आपकी है, फिर हो उसके सकता है। उसके बाद तो फिर हम सोचने उनके की जरूरत नहीं नेतृत्व है। में इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस बात को आप जो है नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि हो सकता है कि शरद पवार साहब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। ये थे छगन भुजबल। छगन भुजबल हम ही से बात करते हुए यहीं पर, और ये कहते हुए कि इस बात को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते कि शरद पवार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एक बार फिर तारिक अनवर जी, आपने सुना छगन भुजबल जी ने क्या कहा। आपको लगता नहीं है कि आप सब लोगों को प्रेशराइज करना चाहिए? माफ़ कीजिएगा, बार बार मैं इसी सवाल पर आ रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कोई और तरीका है भारतीय जनता पार्टी को रोकने का। ऐसा मेरा विश्लेषण है, हो सकता है कि मैं गलत हूं, लेकिन अगर शरद पवार जी बागडोर संभालें स्टेट की, तो ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कुछ बन सकता है यहां पे, नंबर 1। और नंबर 2, महाराष्ट्र के लिए इससे ज्यादा अच्छी चीज और कोई नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। तारिक अनवर जी बताएं। आपका कहना बिल्कुल सही है, हम भी उससे 100% सहमत हैं कि अगर शरद पवार जी को मुख्यमंत्री के रूप में आज हम पेश करें तो महाराष्ट्र की जनता उसका स्वागत करेगी, उनका अभिनंदन करेगी। लेकिन वहीं पर जाकर बात अटक जाती है कि वो इस बात को स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि उनको इस बात को स्वीकार करना होगा। और ये बात सही है कि पार्टी के अंदर इस बात का दबाव है, पार्टी में लोग चाहते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पवार साहब को ही करना पड़ेगा कि इस आपने ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर रोकना है तो उनको आगे लाने में बहुत आसानी से ये काम हो सकता है, लेकिन फैसला तो भाई उन्हीं को करना है। Right, if Mr. Sharad Pawar is listening, if Mr. Sharad Pawar is watching this interview, I hope he'll change his mind and come forward, at least in the last 2 days of propaganda. At the moment with us, Mr. Tariq Anwar. अब तारिक अनवर जी ये बताएं, ये तो बात रही चलिए शरद पवार जी की, मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा हो जाए। अब आप ये बताएं कि जहां तक के नरेंद्र मोदी का प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में जो 282 सीटें लेकर के आई भारतीय जनता पार्टी, क्या उससे बाकी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां जो भारतीय जनता पार्टी विरोधी पार्टियां हैं, क्या उन लोगों ने सबक कुछ लिया या नहीं? आपके मुताबिक महाराष्ट्र में जिस प्रकार 5 कोणीय प्रतियोगिता होने वाली है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कई जगह पे तो 6 कोणीय है, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 25 से 30 कंटेस्टेंट्स हैं। आपको लगता है कि जैसे आप हो गए, कांग्रेस पार्टी हो गई, अन्य जो भी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, कम्युनिस्ट हो गए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो गए, क्या इन सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की ग्रोथ से कोई लेसन लिया जनाब? नहीं, लेसन ज़रूर लिया है, हम लोगों ने तो बहुत गंभीरता से लिया है, और कई राज्यों में भी लोगों ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए चाहे बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, लोगों ने संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम किया। तो दूसरे राज्यों में भी इस तरह की जो परिणाम जैसे का जिक्र हमने अभी किया, तो उससे ये जाहिर होता है कि जहाँ लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि अब भारतीय जनता पार्टी को रोकना ज़रूरी है, वहाँ लोगों ने रोकने के लिए अलग अलग अपने अपने ढंग से उपाय भी किए। लेकिन तारिक अनवर जी, ये सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसलिए हारी 8 सीटों में, 11 में से 8 सीटों में इसलिए हारी क्योंकि मायावती जी का कोई कैंडिडेट नहीं था, बहुजन समाज पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं था। बिहार में बाईपोल्स के अंदर इसलिए हारी क्योंकि नीतीश कुमार जी और लालू यादव जी दोनों इकट्ठे हो गए थे। यहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस और एनसीपी बिखर गए। चलिए, एडवांटेज आपको यह है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भी बिखर गए हैं, तो मतलब सबका वोट कट रहा है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कांग्रेस और एनसीपी इकट्ठे होते, तो मुझे ऐसा लगता है, और बहुत अलग विशेषज्ञों को भी ऐसा लगता है, कि आप लोगों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती। जनाब बताएं। बिल्कुल, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, और हम लोगों की अंतिम कोशिश यही रही थी कि हम और कांग्रेस मिलकर जो हमारा गठबंधन है वो बना रहे और मिलकर हम चुनाव लड़े। लेकिन
अंतिम समय में कांग्रेस का जो रवैया था वो कुछ इस प्रकार का था कि वो अपनी बात ज़बरदस्ती थोपना चाहते थे, जी जबकि हम लोगों ने हर तरह से उनको कन्विंस करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की कि पहले और आज में बहुत अंतर है। और आप 2009 और 10 का जब चुनाव हुआ था तो उस समय पार्लियामेंट को ही आधार बनाकर विधानसभा की सीट बांटी गई थी और उसमें हमारी 10 सीटें कांग्रेस ने कहा कि आपको कम करनी होगी और हमने कम किया था। और इस बार स्थिति बदल चुकी है। 2014 के लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस, चाहे वो विधानसभा में लीड की बात हो या पार्लियामेंट की सीट की बात हो, जी हम हर तरह से कांग्रेस से बेहतर रहे, जिला परिषद में बेहतर रहे। और हमने उनको इतना ही कहा कि भाई आधे आधे सीट पर हम लोगों को चुनाव लड़ना चाहिए, तभी हम लोगों का हम लोग जीत को सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस से लीडरशिप जो स्टेट की थी, क्या कारण था मालूम नहीं, लेकिन जब तक हम लोगों के बीच में बातचीत हो रही थी जी और उसी समय उन्होंने अपनी सूची प्रेस को जारी कर दी, तो उससे हम लोगों को लगा कि शायद कांग्रेस से सीरियस नहीं है बातचीत को आगे बढ़ाने में और गठबंधन को बनाए रखने में। तारिक तो अनवर इसका जी, नुकसान तो दोनों को होगा, इसमें कहने की ज़रूरत नहीं। तारिक अनवर जी, आप खुद कांग्रेस के एक स्तंभ थे, कांग्रेस के अंदर आप रह चुके हैं। संजय गांधी से लेकर के राजीव गांधी से लेकर के सोनिया गांधी तक आपने हर एक के नेतृत्व में काम किया है। आप खुद NSUI में थे, यूथ कांग्रेस में थे, सेवा दल में थे। संजय गांधी के साथ आपने न जाने कितने एजिटेशंस में आपने पार्ट लिया है, पुलिस की आपने लाठियां तक खाई हैं, आप जेल भी गए हैं। सेवा दल को इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आपने बनाया, एक एक चीज़ जानते हैं आप कांग्रेस के बारे में। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आखिरकार अगर कांग्रेस ने ऐसा निर्णय लिया होगा, पूरे नेतृत्व को आप अच्छी तरह जानते हैं, अब अच्छी तरह वाकिफ हैं आप, ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा? क्योंकि जो स्थिति आपको दिख रही है, मुझको दिख रही है, सारी दुनिया को दिख रही है, वो स्थिति उनको भी तो दिख रही है। तारिक अनवर जी, यही तो मुझे समझ में नहीं आया कि आखिर क्या कारण है। एक बीच में एक बात आई थी कि शायद राहुल गांधी जी चाहते थे कि अकेले चलने में उनका विश्वास था, उनका ये कहना था कि कांग्रेस को अब अकेले चलना चाहिए। जी इस तरह की खबरें हमने अखबारों में ज़रूर छपी, हमारी उनकी व्यक्तिगत तो कभी किस पर बात नहीं हुई। तो लोग कहते हैं कि वो भी एक कारण हो सकता है कि उनका इस बात पर ज़ोर था कि हम लोग अकेले चुनाव में जाएं और महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां तक कि हमारे यहाँ लीडरशिप का सवाल था, शरद पवार जी लास्ट आखिरी तक, अंतिम तक उन्होंने यही कहा कि हम लोगों को मिलकर ही चुनाव लड़ना है। और यहाँ पर तो मुझे ऐसा लगता है, आखिरी सवाल है कि कांग्रेस NCP को इकट्ठे लड़ना चाहिए था और साथ में समाजवादी पार्टी को भी मिला लेना चाहिए था, और साथ में अन्य जितनी भी और धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं, बल्कि RPI का जो अम्बेडकर ग्रुप है, बाकी अन्य जितनी भी हैं, सब लोग अगर आप इकट्ठे हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी की जब वेव भी थी लोकसभा चुनाव के दौरान, तब भी उनको महज 31% वोट मिले हैं, सिर्फ 31%। तो 69% तो उनके खिलाफ था ही, वही कन्वर्ट कर सकते थे आप महाराष्ट्र में, और हो सकता था कि आप भारतीय जनता पार्टी को रोक सकते थे। आपको लगता नहीं है कि ऐसा करना चाहिए था, सबको मिल करके करना चाहिए था? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ कि जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि 31% वोट लाकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र में पूर्ण बहुमत उसने लाया है। जी और ये पहली बार इतने कम परसेंटेज के बावजूद भी पूर्ण बहुमत किसी पार्टी को मिला है। तो उसका कारण यही था कि जो सेकुलर वोट थे, जो धर्मनिरपेक्ष वोट थे, वो आपस में बटे थे। और इससे हम लोगों को सबक सीखना चाहिए था, सभी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनको सबक सीखना चाहिए था। लेकिन कभी कभी राजनीतिक फैसले गलत भी हो जाते हैं, और मैं समझता हूं कि ये फैसला कांग्रेस का जो हुआ वो सही नहीं हुआ। कांग्रेस एक ऑल इंडिया पार्टी है, नेशनल पार्टी है जी और उसका एक तारीख़ है, एक इतिहास है। तो उस सब को देखते हुए उनको चाहिए था कि अभी किसी भी तरह से ये गठबंधन टूटने नहीं देना है, और इस गठबंधन के तहत ही अगर चुनाव होता तो मैं समझता हूँ कि स्थिति विपरीत होती। Right. We really have come to the end of the program, but I still have one more question left, and that question has come from all of you. आप लोगों से यही सवाल आया है। ऐसा लग रहा है तारिक अनवर जी, और मैं चाहूँगा आप ये दिल से ज़रा जवाब दें, मुझे ऐसा लग रहा है
कि एनसीपी और कांग्रेस ने एक तो उम्मीद छोड़ दी है कि शायद उनका कुछ होने नहीं वाला। हाँ, लेकिन मेरी समझ में ये भी हो सकता है कि 1999 में भी आप लोग अलग अलग लड़े और उसके बावजूद आप लोगों की सरकार बनी। हो सकता है ऐसा करिश्मा दोबारा हो जाए, ऐसी बात नहीं है। आखिरकार चुनाव में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, ज़मीनी हकीकत ये है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा खतरा है, जो मुझको भी दिख रहा है और बाकी सारी दुनिया को भी दिख रहा है, वो ये है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी ने अब ये ठान लिया है कि जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं उन सबको खत्म कर दिया जाए, भले वो शिवसेना हो, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ही क्यों ना हो। लग ऐसा रहा है, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है तारिक अनवर जी? बिल्कुल। नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण है और जो उनके तरीके हैं, उससे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो कोई भी विपक्षी दल को रहने देना नहीं चाहते। जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो वो कांग्रेस मुक्त नहीं, विपक्षी मुक्त भारत, जी। यानी कोई उनका विरोध नहीं करे और एक तानाशाह के रूप में वो काम करना चाहते हैं। उन्होंने पार्टी के अंदर अपना वर्चस्व बना लिया। तमाम बड़े नेता पीछे हो गए या उनका सीन से वो गायब हो गए और अब जो वो चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में वही होता है। यहाँ तक कि उन्होंने एक अमित शाह जैसे व्यक्ति को, जो राष्ट्रीय राजनीति में कभी नहीं थे, उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनवा दिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि पूरी तरह से पार्टी उनके कब्जे में जा चुकी है और बाकी पार्टी के अंदर जितने भी नेता हैं वो बौने बनकर रह गए। और कहने का मतलब ये हुआ कि अब बहुत ही जल्द हम लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी, तो खैर भारतीय जनता पार्टी है ही, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो रूल है, उनकी जो हुकूमत है, वो अब देखने को मिलेगी देश में। कहने का मतलब ये हुआ। बिल्कुल, संकेत आपका वही जा रहा है जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ। बिल्कुल वो उस संघ का जो एजेंडा है, उसी एजेंडा को लेकर वो चल रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरी कोशिश यही होगी नरेंद्र मोदी की कि यहाँ पे संघ की बात चले। और आपने देखा कि अभी दूरदर्शन पे जब विजयदशमी था तो उसमें जब आरएसएस के प्रमुख का भाषण लाइव दूरदर्शन पर दिखाया गया, पहली बार, आज तक नहीं हुआ। तो ऐसा कभी नहीं होता है, लेकिन ये यहाँ तक अटल जी के टाइम पे भी नहीं हुआ। बिल्कुल, अब ये सब चीज़ें हो रही हैं, बारी बारी से हो रही हैं। और ये जो नरेंद्र मोदी जी जो हमेशा कहते हैं भाषण में अपने कि सबका साथ और सबका विकास, तो उनका विश्वास इसमें नहीं है, ये सिर्फ भाषण के लिए है। अगर ऐसा होता तो 282 जो उनके सांसद जीत कर आए उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं। और दिखाने के लिए उन्होंने एक मुसलमान को मंत्री बनाया और उसको भी ऐसा विभाग दिया है, अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया गया है, जिसका कोई मतलब नहीं है। और ये बिल्कुल दरकिनार करना चाहते हैं इस देश के तमाम जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको धीरे धीरे अलग करना चाहते हैं। आखिर में एक लाइन में अगर आप जवाब दें, मेरा ये सोचना है कि अगर आप लोग महाराष्ट्र में ये भारतीय जनता पार्टी का जो जॉगरनॉट है, जो भारतीय जनता पार्टी का जो विजय रथ है, अगर इसको आप महाराष्ट्र में रोकने में सफल हो जाते हैं तो फिर आप नरेंद्र मोदी से और धर्म की राजनीति से अच्छी तरह द्वंद्व युद्ध कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही। अगर आप, इफ यू सक्सीड, पर विल यू सक्सीड? वन वर्ड फ्रॉम यू सर, आप बताएं, हम लोग की क्या आप सफल होंगे? बिल्कुल, हम लोगों का तो प्रयास यही है और उसकी हम लोग पूरी मेहनत कर रहे हैं। और जो भी हमारी ताकत है, जो राजनीतिक हमारी शक्ति है, उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं। पवार साहब खुद काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उनकी कोशिश है कि हर विधानसभा में जाएं। हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में जाकर वोटों को इकट्ठा किया जाए। और ये बात सही आपने कहा कि अगर महाराष्ट्र में अगर नरेंद्र मोदी के रथ को रोक दिया गया तो फिर जो उनका एक छत्र राज्य बनता जा रहा है पूरे देश में, वो ख़त्म हो जाएगा। और वो तभी रुक सकता है अगर शरद पवार जी आपके मुख्यमंत्री पद के दावेदार बने। बिल्कुल, अगर वो इस बात के लिए तैयार हो जाए तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं हो सकती। तैयार हो जाएं, अभी तक आप वही बात कर रहे हैं। मुझे तो लगता था कि प्रोग्राम के आखिर तक आप ये बोलेंगे कि आप दिल्ली जाने के बजाय सबसे पहले शरद पवार जी के घर जाएंगे और उनको कहेंगे कि आपको मुख्यमंत्री बनना ही है महाराष्ट्र का। क्या आप ऐसा करने वाले हैं? आप ये बताएं, हमारे दर्शकों को बताएं। हम ज़रूर उनसे इस बात पर चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश होगी कि अभी चुनाव के अंतिम तिथि में 2-3 दिन जो वक्त बचा है, इसमें अगर वो ऐसा कोई निर्णय ले सकते हैं तो ज़रूर लें। राइट, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच मिस्टर तारिक अनवर
for talking to us. It's been a great pleasure, as always, talking to you. Thank you so much. थैंक यू बजाज साहब, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और तारिक अनवर जी ने अभी वादा किया है हम लोगों से कि वापस दिल्ली जाने के पहले वो शरद पवार जी से इस विषय में ज़रूर बात करेंगे कि शरद पवार जी अपने आप को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर दें। Right, time for us to take a break. Time for us to take a very short break. We'll be back in just 60 seconds. In just a minute. Don't go away. Right, welcome back. You're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and you're watching me of course on Lemon News. यानी आप मुझे देख रहे हैं Lemon News के ऊपर। प्रोग्राम का नाम है Inside Story, मेरे साथ यानी राजीव कुंवर बजाज के साथ। और सबसे पहले एक बार देख लेते हैं एक बार फिर अब तक की खास खबरें, और उसके बाद हम आपको बता दें कि NSUI यानी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया प्रेसिडेंट रोजी एम जॉन हमारे साथ होंगे और उनसे हम पूछेंगे राहुल गांधी के बारे में, कांग्रेस की नई पीढ़ी के बारे में, हिंदुस्तान की नई पीढ़ी के बारे में, और आखिरकार जो यूथ है, हिंदुस्तान की जो युवा पीढ़ी है, उसने लोकसभा चुनाव में और अब जो आने वाले महाराष्ट्र के जो चुनाव हैं, जैसा लग रहा है सर्वेक्षण के मुताबिक, उन्होंने आखिरकार राहुल गांधी जैसे करिश्माई युवा नेता से अपना मुंह क्यों मोड़ लिया, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन उसके पहले अब तक की खास खबरें एक बार फिर। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस अगेन। बैराक ओबामा ने नोबेल पुरस्कार जीतने पर कैलाश सत्यार्थी मलाला को दी बधाई। पीएम ने शुरू की सांसद आदर्श ग्राम योजना, कार्यक्रम में नहीं आया शिवसेना का कोई एमपी। दो दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारत की 4 चौकियों पर फायरिंग। हुदहुद की दहशत हिंदुस्तान के समुद्री इलाकों में फैली, विशाखापट्टनम के पास पहुंचा हुदहुद, तेज बारिश की आशंका। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 72वां जन्मदिन। 1942 में आज ही के दिन इलाहाबाद में बिग बी का हुआ था जन्म। Right, welcome back. At the moment with us, we've got Roji M. John, the new elected president of the NSUI. That's right, he's the all-India elected president of the NSUI, having been elected after the new internal election process introduced by Rahul Gandhi himself. A lot of criticism was directed at Rahul Gandhi, but it seems to have succeeded. Let me tell you, as far as Roji M. John is concerned, he polled 36 out of the 62 votes available. So he effectively becomes the first elected instead of appointed president of the NSUI. Thank you so much for coming over here, Roji M. John. So nice of you for the fact that you could spare us some time. You are at the moment in Maharashtra. इस वक्त आप महाराष्ट्र में हैं और जहाँ तक ये यूथ का सवाल है, जहाँ तक ये युवा पीढ़ी का सवाल है, चलिए लोकसभा चुनाव में तो युवाओं ने आपका साथ नहीं दिया. The youth did not vote for you. Do you think that situation has changed now? I think the situation has changed a lot. The youth that voted for Bharatiya Janata Party in the Lok Sabha election, they have realized the mistake that they did in the Lok Sabha election, and I am hopeful that in this election they will make right choice. And because we know whatever promises that Narendra Modi and BJP did during Lok Sabha elections, none of the promises have been met. None of the promises have been materialized, and the youth of this country today are on roads, on streets, protesting against this government. We saw this in the matter of the issue of UPSC examination, and they are completely disappointed with this government. And I'm sure in this assembly election in Maharashtra, the youth will give
befitting reply to BJP and Narendra Modi. Mr. Roji M. John, as far as you are concerned, you were in the forefront of the agitation against, well, the HRD ministry, the education ministry, in the matter of the UPSC exam. Now, and then again, in terms of the graduation course in the Delhi University, where a 4-year graduation course was again arbitrarily changed back to a 3-year course without a process of consultation, without anything. In fact, it was introduced only for 1 year. ये अपने दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया था। पिछली सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था। कपिल सिब्बल साहब की जो विभाग था उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, और वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया था कि इट हैड टू मैच द यूनिवर्सिटीज़ इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कि अगर यहाँ से हमारे बच्चे यूएस में जाकर के काम करते हैं या बाहर की यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के काम करते हैं तो दोनों के बीच में फ़र्क ना रहे। अभी क्या होता है, 3 साल की आपने ग्रेजुएशन कोर्स करी, अगर आप यूएस में जाकर के करते हैं तो आपको 1 साल और पढ़ना पड़ता है वहाँ पे, वहाँ की ग्रेजुएशन डिग्री लेने के लिए। लेकिन जब से आदरणीय सम्मानीय स्मृति ईरानी जी बनी हैं एजुकेशन मिनिस्टर, उसके बाद there has been a lot of upheaval as far as the education ministry is concerned. I mean, do you think that is deliberate, or do you think that is just inexperience? Roji. See, number one, I think Bharatiya Janata Party, especially in the field of education, their whole attempt is to communalize education in the country. Communalized education. Right. Yes, and well, I'll come to that later. And with regard to the 4-year course in Delhi University, which is called FIUP. Yes. This was an experiment introduced a year back. Yes. And we all, I mean, nobody knew how it would work in Right. India. But the experiment turned out to be a little not in the right interest of the students. Students didn't quite like the way the course was implemented, and students were against it. And when we found that students didn't like the whole idea of 4-year course, we also opposed the course, and we also fought for the withdrawal of this course, and finally the course was withdrawn. And with regard to, as I said, in the case of communalizing education, Smriti Irani herself, I mean, nobody knows what her qualification is. In one affidavit, she claims that she is 12 pass. In one affidavit, she claims that she has done graduation. She goes to Yale University and visits there stays there for a week and comes back and says that she got a degree from Yale University. So this is the kind of HRD minister you have for this country. So I really don't know how. No, but as far as how communalizing serious, of education I mean, I is really don't concerned. know how serious. So what do you mean by that? What is it that you mean by, at the moment with us, the All India President of the National Students Union of India, obviously from the Congress, Mr. Roji M. John. Now, what do you mean, Roji M. John, over communalization of education? What does that mean? I'll see what is happening today in states like Gujarat and Rajasthan. A textbook written by Dinanath Batra is being introduced in schools of Rajasthan and Gujarat. And what does this textbook talk about? It talks about, it's completely against English education in the country. They also say that children should not celebrate their birthdays, because they also feel that is sort of westernization or Western culture. Right. They also, I mean, the book also says that non-vegetarians are sinners. I mean, is this really what you're teaching to young minds? Right. Young Now, students of may this I remind country? our viewers that Dinanath Batra is the same gentleman whose efforts saw to it that Wendy M. Doniger's book on the Hindus was not available anymore in India. Let me tell you again, let me clarify. The book has not been banned. Wendy Doniger's book has not been banned. It's a wonderful book. I've read it myself, and I think it is possibly one of the best books written on Hinduism. That's my opinion. Wendy Doniger is one of the most respected Harvard scholars on Hinduism. And I think that is a book that every Hindu must read. That's my opinion. And as far as people like Batra are concerned, I think they should be banned themselves. Yes. India,
Now here, And, you know, and they let are me the, put it and to you. unfortunately, they Yes. are the ones who are going to guide the whole education Which is process in sad. this country, which Now, is really sad. which is terrible. Now, Yeah. now, Roji, the fact remains that as far as India is concerned, India's had this, you know, long, almost 2,000-year-old tradition of, in fact, almost 3,000-year tradition of liberalism, of absorbing all cultures, Yes. of taking everything from every culture. If you look at the Rig Ved, the Sam Ved, the Yajur Ved, the Atharva Ved, in fact, there are more than, officially, there are more than 7,000 Ramayans Yes. that have been written all over the world. Yeah. And Saint Thomas, well, you know, one of the apostles, was among the first to reach the shores of Kerala after the crucifixion of Jesus Christ. Now, the point is, where do you think the BJP's education policy is taking us? Are they going to try to destroy that liberal tradition that we have, or do you think our country is strong enough to fight back? Roji. See, India is too big a country, too diverse a country, that any government cannot neglect these diversities, the diversity of religion, diversity of culture, diversity of language, and any attempt to kind of impose one particular ideology or one particular belief on the whole nation will not succeed. And as I said earlier, what they are trying to do with education, and especially with regard to the history in this the history teaching in the country, they are trying to distort history. They are trying to rewrite history books in the country. That is because they feel that in the history textbook, nowhere the role of Rashtriya Swayamsevak Sangh, Janasangh or Bharatiya Janata Party is not seen, especially in the freedom movement. These organizations, But they were not there in the freedom movement. What do you yes, these organizations were never present in the freedom movement. इनका कोई contribution नहीं है, जी। इसलिए history book में इनका कोई नाम नहीं मिलेगा आपको. तो इसलिए उनको ये लगता है कि अभी इंडिया में जो हिस्ट्री टेक्स्ट बुक है, दे फील दैट डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है. तो इनका ये कोशिश है, दे आर ट्राइंग टू डू इज टू रिमूव द एक्सिस्टिंग हिस्ट्री टेक्स्ट बुक विच आर बेस्ड ऑन फैक्ट्स, and they are trying to introduce new history. They are trying to introduce distorted history and trying to teach that to the students. लेकिन यहाँ पर रोजी जॉन साहब, यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये भी बनती है कि जहाँ तक कि आपकी सरकार का प्रश्न है, आपकी सरकार ने भी कुछ खास नहीं किया स्टूडेंट्स के लिए. आखिरकार ये कोई जादू की छड़ी तो थी नहीं नरेंद्र मोदी के पास. नरेंद्र मोदी के पास कोई ये तो था नहीं, कोई मतलब उसने फूक फाक के छूम करके जैसे कोई जादूगर हो, उसने आकर के लोगों को गुमराह कर लिया हो. आखिरकार लोग तपे हुए थे, लोग ज़रा गुस्से में थे आप लोगों से, इसलिए नरेंद्र मोदी के भारतीय जनता पार्टी को इतने वोट पड़े. मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जहाँ तक आपका सवाल है, अभी भले राहुल गांधी को आप ले लीजिए या सोनिया जी को आप ले लीजिए, आज की तारीख में आप लोग क्या कर रहे हैं कि लोग आपके पास वापस आएँ? क्योंकि एक चीज़ याद रखें, कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथी है पूरे देश में. जहाँ तक पूरे देश का सवाल है, द कांग्रेस इज लाइक इंडिया इटसेल्फ. Everywhere you will find somebody or the other who is associated with the freedom struggle. कहीं ना कहीं कोई ना कोई स्वतंत्र सेनानी आपके साथ मिल जाएगा. और हर दूसरा परिवार हिंदुस्तान में स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल था. लिहाजा आपको सिर्फ उस सपोर्ट बेस को टैप करना है. तो उस विषय में आप क्या कर रहे हैं? What are you doing about it? सबसे पहले जितने शिक्षा के क्षेत्र में जितने काम पिछले 10 साल में हुआ है, मेरे ख्याल से कभी नहीं हुआ है. Like the number of institutions, the new institutions set up in the country, be it IITs, be it IIMs, be it AIMS, I think in the kind of the institutions that were set up in last 10 years, I mean the growth that we see in the field of education is unprecedented, number one. And number two, even after doing all this, I understand that the youth of this country got misguided, influenced by the campaign of Bharatiya Janata Party and Narendra Modi. But as I said, they will realize their mistake, because you cannot fool the entire population of this country for a too long period. You cannot fool some people for some period, but you cannot fool everyone for a long period, because the promises that they made during elections, they promise that they will bring down inflation, they'll bring back black money. They also promised that there will not be any attack on women. They promised women's safety. They also promised that the border issues that are being going on,
when there was an Chinese intrusion into our territory, मोदी जी ने इतने बड़े बड़े बातें किए थे, लेकिन अब आज क्या हो रहे हैं? So these issues are before the people, and I'm sure that the youth of this country will realize that the promises that they've made, that Bharatiya Janata Party made, were false promises, and I'm sure that they'll come back to Congress fold. But what is it that you have to offer them? The fact remains, as far as you are concerned, what is it that you have to offer them? चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ने तो सब्ज बाग दिखा दिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो ये कह दिया कि भाई हमें आप पावर में ले आइए, और उनको 60 साल दिए, हमें 60 महीने दिए, और 60 दिन के अंदर ही हम आपको करके दिखा देंगे जो कुछ भी करना है। अभी तक तो 120 दिन हो गए हैं, क्या हुआ है वो तो खैर मतलब बहुत मुश्किल से ढूंढने पे मिलेगा भाई अभी 120 दिनों में क्या हुआ है। लेकिन जहाँ तक आपका सवाल है, वाई शुड पीपल कम बैक टू यू? एज फार एज यू आर कंसर्न, एवरीबडी एक्सपेक्टेड मिस्टर राहुल गांधी टू कम फॉरवर्ड टू टेक ओवर द लीडरशिप ऑफ द कांग्रेस पार्टी, एटलीस्ट टू बिकम लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द लोकसभा। नाउ माई पॉइंट इज, ही इज योर लीडर. He is one person that all the youth, including us, everybody was enthused by. We all thought, hey, listen, this is really his father's son. We all knew Rajiv Gandhi. I knew Rajiv Gandhi. I've met Rajiv Gandhi so many times. As far as Rahul Gandhi was concerned, we thought, here is another Rajiv Gandhi. Here is another Feroz Gandhi who's come into power. Why is Mr. Rahul Gandhi so diffident? Why does he stay so much in the background? Why is it that he does not want to be leader of the opposition in the Lok Sabha, or at least leader of the Congress? चलिए leader of opposition की तो आपके पास पोस्ट नहीं है, लेकिन leader of the Congress तो बने लोकसभा में, ये बताएं। See, as far as Sri Rahul Gandhi is concerned, he is the vice president of the party, and he is leading from the front, and his focus is on reorganizing the party. He is also in charge of the frontal organizations, especially NSUI and Youth Congress. And he has introduced this process of internal democracy, open membership, and different organizational processes which are showing result. And with his effort, new faces have come into organization. Like yours? Yes, and this has given opportunity to many youngsters like me to come up in politics. And I can say that I come from a very ordinary family, and I'm the first person from my family to come into politics. And a person like me, through this internal democratic process, could become the president of become the president of the largest democratic and secular student organization in this country. That shows that Rahul Gandhi has created a platform that will help, that will encourage any person, any student, any youth of this country to come up in politics. So that is the kind of work Sri Rahul Gandhi is doing. He is not doing much of marketing like Modi ji is doing. But that's part of political life. How can you get rid of marketing? That's part of the business. But that's part of the business you are in. If you don't market yourself well, exactly what you did to your own Prime Minister, Dr. Manmohan Singh, notwithstanding the huge, absolutely huge achievements of Dr. Manmohan Singh's government in for 10 years, you were just not able to market it properly. So why aren't you doing it? See, there is a limit that marketing can help you. It will help you in the short term, but in the long run, people will understand what exactly you have done. And with regard to Dr. Manmohan Singh, history will judge him. I am sure history will judge him as one of the best prime ministers of the country. You know what? I agree with you on that. Yes. That is what I am saying. So as our viewers very well know, I've been saying it from day one. It's your fault. It's the party's fault. You should have projected Dr. Manmohan Singh properly. If you had done that properly, as I keep saying again and again and again, in the last term, in the second term of Dr. Manmohan Singh, when European economies, even the American economies, yes, they were all falling by the wayside, India was the only island of stability, and nothing happened here. There were no shortages, nothing. Yes. Agreed, prices went up, but so what? At least things were available. In places like Greece, in places like Italy, in places like Spain, nothing was available. People were on the streets, people were starving, yes, even in developed nations. Yes. Now you should have projected all that. You should have projected all that, yeah, but you didn't, and you're paying the price for it. I said we accept that we didn't succeed in marketing. Modi ji बातों में पक्का है लेकिन काम में कच्चे है. So I'm sure people will realize. Is that a slogan you learned on your way to the studio? Is that something you learned just now? No. I mean, I'm sure people will realize it in the soon. But Roji, at another moment with us, Roji M. John, the first elected president
All India President of the National Students Union of India. Remember, our old friend Anand Sharma was also President of the NSUI long time ago. अब आप ये बताएं, are you succeeding in marketing whatever it is that you need to market in Maharashtra? Are you succeeding in doing that, at least to the youth? I think in Maharashtra we have a very good leadership, especially Prithviraj Chauhan and the Congress government in the last 10-15 years has done a very commendable job. Especially in the field of education, the whole Maharashtra has been developed as an educational hub. Students from all over the country come here to study and take up jobs because such an environment has been created where students can easily come here, do their studies, and also they can get employment in the state. Mr. Roji M. John, which is okay. One final word from you, but if you believe that people are going to vote for Prithviraj Chauhan, I don't think that's going to happen. I really don't think that's going to happen. But you should tell me. You should also tell me who is Bharatiya Janata Party projecting. Do they have a leader Only in the Narendra state? Modi. Only Narendra Modi. That's it. Is he going to be the chief minister of Maharashtra? He's not. Of course not. When why should people would be looking up to leaders in the state. I don't think BJP that has doesn't matter. I don't think BJP has a credible leadership in the state too, or any face In any event, as far as all the credible surveys face are to concerned, offer. now hang on a minute, all the opinion polls, they say that the Bharatiya Janata Party is coming back with, anywhere between 130 to 156 seats. And as far as you are concerned, I you don't will think get so. somewhere around 50 or 60, which is not bad, considering the fact that the NCP is really going to be wiped out. But I hope to God you're right. I hope you're right. I hope the BJP does not get such a brute majority, because a good opposition is always very good for democracy. But it's been a pleasure talking to you, Roji John, and thank you so much for coming. Let's wait for a few more days. Let's Of wait course. till 19th. That's right, and And we'll we'll know see. exactly where we stand. Yes. But Roji M. John, thank you very much for coming over here, and congratulations again on being the first elected All India President of the NSUI. Thank you so much. Thank you so much. Right, as far as we are concerned, time for us to go as well. And of course, you can send in your emails on insidestory@lemonnews.com, insidestory@lemonnews.com. As far as we are concerned, we'll of course be back with you tomorrow at the same time on the same channel. In the meantime, do keep sending in your mails, and we'll leave you with the headlines. बैराक ओबामा ने नोबेल पुरस्कार जीतने पर कैलाश सत्यार्थी मलाला को दी बधाई। पीएम ने शुरू की सांसद आदर्श ग्राम योजना, कार्यक्रम में नहीं आया शिवसेना का कोई एमपी। दो दिन की शांति के बाद पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, भारत की 4 चौकियों पर फायरिंग। हुदहुद की दहशत हिंदुस्तान के समुद्री इलाकों में फैली, विशाखापट्टनम के पास पहुंचा हुदहुद, तेज बारिश की आशंका। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का आज 72वां जन्मदिन। 1942 में आज ही के दिन इलाहाबाद में बिग बी का हुआ था जन्म।